हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल अमित। ओके फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एसएससी जेई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी जेई जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यह हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि चैनल पे है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज। लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो कितना होता है? आपको पता है पॉइजन्स रेशियो म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन वो भी हमारा क्या होता है, निगेटिव में होता है। निगेटिव क्यों? अगर हम जैसे ये हो गया, अगर इधर से इस पे लोड लग रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन से लोड लग रहा है, तो ये डायमेंशन हमारी क्या होगी, लेंथ इसका बढ़ेगा, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है या विड्थ है वो घटेगा। तो वही लेटरल में घट रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, और लीनियर में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और म्यू की जो वैल्यू होती है 0 से 0.5, 0 से 0.5 होती है। तो यहाँ पे लिमिट पूछा है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। 0 से 0.5 होती है ये इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। इंजीनियरिंग मटेरियल के 0 से 0.5, और होता है -1 टू 0.5, ये होता है आल मटेरियल के लिए। सभी मटेरियल के लिए -1 से, इंजीनियरिंग के लिए 0 से 0.5। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ एन से डिनोट किए हैं और नॉर्मली जी से डिनोट करते हैं। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन इज गिवन एज। तो ये हमारा, आपको पता है ये 4 इक्वेशन है यहाँ पे। बेसिकली 4 इक्वेशन है। एक है ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, एक है ई इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, और एक है ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, 9kg अपॉन 3k प्लस जी, और एक है म्यू से, म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। लेकिन यहाँ पे g के स्थान पे n है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, e इक्वल टू 3g1 प्लस म्यू, ये नहीं होगा। 3n जो है, e इक्वल टू 2g1 माइनस म्यू, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होता सही हो जाता। तो e इक्वल टू 2n प्लस म्यू, या e इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आप जो होता है 4 इक्वेशन अच्छे से याद कर ले, इस पर पूछा जाता है। इसको तो 2 मोस्टली याद कर ले, इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पूछा गया है, इफ पी इज टेंसाइल स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बार। पी जो है टेंसाइल स्ट्रेस हमारा है रेक्टेंगुलर बार में, और ऑफ लेंथ एल विथ बी एंड थिकनेस डी, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आपको बता दूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है इसको ईवी से डिनोट करते हैं। होता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, या एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स से तो एक्स डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई ई, पी बाई ई हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में चूंकि हमारा जैसे ए है, इस पे लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, पी लोड लग रहा है। ओके, और यहाँ पे इसका विड्थ बी दिया है, और यहाँ पे डेप्थ कोई दिया है, डेप्थ ए वाला डी दिया है, टोटल लेंथ एल दिया है। एक्स डायरेक्शन में इस पे लोड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो एक्स में लग रहा है, एक्स हमारा इसके लिए क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल
पी बाई ई होता है। और वाई डायरेक्शन में ये हमारा हो जाएगा, इसके लिए क्या, ट्रांसफर डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा म्यू इंटू पी बाई ई, म्यू इंटू पी बाई ई हो जाएगा, म्यू इंटू पी बाई, वो भी हमारा निगेटिव होगा, माइनस म्यू इंटू पी बाई। और ये भी ट्रांसफर डायरेक्शन में है, इसको लीनियर बनाने के लिए यह हमारा हो जाएगा म्यू इंटू पी बाई ई, पी बाई ई। ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा पी बाई ई 1 - 2 म्यू, पी बाई ई 1 - 2 म्यू, ये हमारा हो जाता है फार्मूला। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, P बाई ई 1 - 2 म्यू, P बाई 1 - 2 म्यू, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 4 है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। टेंशन, किसी भी चीज़ को खींच के इसको स्मॉलर सेक्शन में बनाना, किसी भी चीज़ को खींच के स्मॉलर सेक्शन में बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी या मलेबिलिटी। ठीक है, तो वो हमारा जो हो जाएगा डक्टिलिटी होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, उसको जब हम उसमें टेंशन लोड लगाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो वो हमारा डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच ए मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट इन टेंशन, टेंशन में ड्रॉन आउट बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले, बिफोर फ्रैक्चर से पहले। और डक्टिलिटी कैन बी डन बाय यूजिंग टेंशन टेस्ट से किया जाता है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी से हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, और ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या हो, इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। जैसे इन इलास्टिक स्ट्रेन, कोई भी मटेरियल को अगर हम खींचेंगे, डक्टिलिटी में क्या होता है, एक होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी में मटेरियल अगर उस पर हम लोड हटा देते हैं तो अपना पोजीशन रिगेन कर लेते हैं, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, इलास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या हुआ, अगर आप उसको खींच दे रहे हैं तो लोड हटाने के बाद भी वह अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पा रहा है, वो हमारा प्लास्टिसिटी होता है। और मलेबिलिटी क्या होता है, या अगर कोई मेटल है, मेटल अगर उसको हैमर्ड करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं या प्रेस्ट करते हैं, रोल्ड करते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट ब्रेकिंग, तो मलेबल मटेरियल होता है। और इलास्टिसिटी बता ही दिए, लोड हटाने के बाद वो अपना पोजीशन रिगेन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, स्मॉलर सेक्शन, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा डक्टिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ इलांगेशन ऑफ ए पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट्स, परसेंटेज ऑफ इलांगेशन ऑफ पीस अंडर टेंशन इंडिकेट इट्स, ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इलांगेशन, ब्रिटलनेस, मलाइबिलिटी, स्टिफनेस या डक्टिलिटी। पीस अंडर टेंशन, यहाँ पे फिर टेंशन की बात किए हैं, तो यहाँ पे डक्टिलिटी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे इसमें डक्टिलिटी सही हुआ था, यहाँ भी टेंशन की बात की तो यहाँ भी टेंशन कर रहे हैं, डक्टिलिटी सही हो जाएगा। मलेबिलिटी वही होता है, अगर हैमर्ड या प्रेस रोल करे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्रिटलनेस की बात करें, ब्रिटलनेस ये होता है टेंडेंसी ऑफ मटेरियल की टेंडेंसी होती है फ्रैक्चर और फेल एट रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेन अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट और शॉक। जैसे कोई अगर हमारा मटेरियल है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड करते हैं, तो ब्रिटल हो जाता है, तो उसको हम ब्रिटलनेस, फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। ओके, और स्टिफनेस मतलब स्टिफ मटेरियल है,
उस पर अगर हम लोड लगा रहे हैं तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो स्टिफ मटेरियल हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम देखें से पहले सभी ऑप्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई अगर हम ई होता है, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस। ओके, इसका रेशियो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ भी है, वो भी लेकिन शियर में, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस की बात करें, इसको हम के से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस बोलो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलो, नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये हमारा हो जाता है बल्क मॉडुलस। ओके, और एक पॉइजन रेशियो होता है, आप जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है हमारा निगेटिव में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, ये होता है हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पूछा था, अगर कुछ नहीं दिया तो उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं, ऑप्शन ए से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। डक्टिलिटी किसकी मैक्सिमम है? माइल्ड स्टील की है, कास्ट आयरन की है, राट आयरन की, पिग आयरन की। तो आपकी बात करें मोर डक्टाइल मटेरियल वो होगा जिसमें हमारा कार्बन परसेंटेज कम होगा, कार्बन परसेंटेज जिसमें कम होगा उसकी डक्टिलिटी अधिक होगी। तो हम देख लेते हैं माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज जो होता है लेस देन 0.3% माइल्ड स्टील में हो गया। और कास्ट आयरन बात करें, कास्ट आयरन में इसमें होता है 2 to 5%। और राट आयरन में बात करें, राट आयरन में हमारा होता है लेस देन 0.08%। यह हमारा प्योरेस्ट फार्म होता है, प्योरेस्ट फार्म, इसमें सबसे कम कार्बन होते हैं, प्योरेस्ट फार्म ऑफ आयरन। और एक होता है हमारा पिग आयरन, जिसको हम रा आयरन या कच्चा लोहा बोलते हैं, इसमें होता है 4% तक। तो कार्बन परसेंटेज सबसे कम किसमें है? राट आयरन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, डक्टिलिटी ऑफ विच फॉलोइंग इज मैक्सिमम डक्टाइल कौन सा है? राट आयरन। चूँकि हमारा होता क्या है, अगर हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज कर दें, जैसे कार्बन परसेंटेज है इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाने से जो हमारा ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगा, प्लस और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। और कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें, वो भी हमारा घट जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस वो भी घट जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, डक्टिलिटी यही हमारा डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इरिगेशन से आ गए। कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट ए ईयर, परमानेंट कैनाल, पेरिनियल कैनाल, कंटिन्यूस कैनाल या ग्रीन कैनाल। तो यहाँ पे थ्रू आउट ईयर पूछा है, तो हमारा हो जाएगा पेरिनियल कैनाल, इसको हम 12 मासी कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ये परमानेंट कैनाल देख रहे हैं, परमानेंट के पार्ट ही हमारा पेरिनियल कैनाल होते हैं। एक होता है पेरिनियल कैनाल
और एक होता है नॉन पीरिनियल कैनाल। पीरिनियल कैनाल वो होता है जो कंटिन्यूअस सप्लाई हमारा प्रोवाइड करता है, थ्रू आउट ईयर कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करता है। और यह नॉन पीरिनियल क्या होता है, थ्रू आउट ईयर यह प्रोवाइड नहीं करता है, वो कुछ सीजन में प्रोवाइड करता है या कुछ क्रॉप सीजन में प्रोवाइड करता है। ये परमानेंट कैनाल के हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, पीरिनियल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज। रोलिंग लैंड, रोलिंग लैंड पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, चेक फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, फ्यूरो फ्लडिंग। तो रोलिंग लैंड पे हम फ्री फ्लडिंग या इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, जंगली पद्धति, वाइल्ड फ्लडिंग। तो यहाँ पे फ्री फ्लडिंग हो जाएगा रोलिंग लैंड के लिए, रोलिंग लैंड के लिए फ्री फ्लडिंग। और यहाँ पे अगर टोपोग्राफिकल इरेगुलर होता है, इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए यूज करता है। और अब यहाँ पे जो दिया है चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग। तो बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, इसमें हम बॉर्डर बना देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे फ्री फ्लडिंग कोई बॉर्डर नहीं, एक साइड से हम पानी को छोड़ते हैं और दूसरी साइड पानी निकल जाता है। इसमें वाटर लॉसेस बहुत होते हैं। लेकिन हमारी जो ये बॉर्डर फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग में हम बॉर्डर बना देते हैं। बॉर्डर फ्लडिंग में स्ट्रिप बना देते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दिया, स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, इस स्ट्रिप का भी डायमेंशन पूछा जाता है। इसकी जो हम विड्थ बनाते हैं 10 to 20 मीटर, विड्थ 10 से 20 मीटर लेते हैं, और इसका लेंथ हम 100 से 400 मीटर, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से 400 मीटर, बॉर्डर फ्लडिंग। और ये हमारा लो लीवी होती है, छोटे छोटे मेड़, मतलब अधिक ऊंचाई के मेड़ नहीं बनाते, और लेकिन डायमेंशन 10 से 20 मीटर, 100 से 400 मीटर, ये होती है हमारी बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होता है, चेक फ्लडिंग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। चेक फ्लडिंग ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज होता है, और ये यूज जो होता है चेक फ्लडिंग, चेक ये होता है लेस परमिएबल सॉइल प्लस मोर परमिएबल, लेस एंड मोर परमिएबल सॉइल के लिए यूज होता है चेक फ्लडिंग। बॉर्डर फ्री फ्लडिंग जो हमारे यहाँ वाइल्ड फ्लडिंग यूज होता है इरेगुलर टोपोग्राफी या रोलिंग लैंड के लिए फ्री फ्लडिंग। और बॉर्डर फ्लडिंग में 10 से 20 मीटर हमारा विड्थ होता है, और 100 से 400 मीटर लेंथ होता है, और लो लेवी इसमें बनाए जाते हैं। और यहाँ पे फ्यूरो फ्लडिंग में क्या होता है, इसमें हम फ्यूरो बना देते हैं। फ्यूरो मतलब यहाँ पे नाली बना देते हैं, और यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, फिर नाली स्पेस। ओके, और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे शुगर केन, पोटैटो वगैरह, ये सब शुगर केन, पोटैटो, बीट्स, ग्राउंड नट, टोबैको, ये सब फसलें उगाई जाती है। और उसमें जो क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे जो रीज बनाए गए हैं, ऊंचाई बनाई गई, यहाँ पे हमारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, और पानी यहाँ पे साइड में यहाँ पे नाली में दिया जाता है। ये हमारा हो जाता है फ्यूरो फ्लडिंग। एक होता है बेसिन फ्लडिंग, ये हमारा ऑर्चार्ड में, बगीचे वगीचे में यूज करते हैं। पौधों के चारों तरफ हम राउंड या स्क्वायर किसी भी शेप में बना सकते हैं, वहाँ पे पानी देते हैं। ये सब तो हमारे हो गए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, रोलिंग लैंड या इरेगुलर टोपोग्राफी, तो हम यूज करते हैं फ्री फ्लडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ ए सॉइल व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, जब हमारा कोई प्लांट सफिशिएंट पानी को, व्हेन द प्लांट फेल हो जाए, मतलब पानी को खींच न सके, उस पॉइंट को हम क्या बोले, मैक्सिमम सेचुरेटेड पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट। तो ये हमारा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारा जो प्लांट होता है वाटर को खींच नहीं पाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम पहले दिखा देते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जैसे हमारा एक कोई हो गया, यहाँ पे
क्रॉप उगाए गए हैं, क्रॉप। तो हमारा एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर हमारा पॉइंट चला गया तो वहाँ से ये जो प्लांट्स होते हैं इसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से यहाँ तक GL तक, यहाँ के पॉइंट को फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ तक हमारा जो क्रॉप होता है आसानी से इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ग्रोथ के लिए। और ये हो गया फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी बेसिकली ये होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड बाय ए सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो होता है यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए यूजफुल होता है यही वाटर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इसमें और पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल वाटर होता है, अवेलेबल वाटर, उसको अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कब सुटेबल होता है? द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप, और सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, द वाटर टेबल इज लो, क्रॉप टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। स्प्रिंकलर मतलब बौछार पद्धति से पानी का छिड़काव किया जाता है फसलों पे। तो ये हमारा कहाँ यूज होता है? अगर हमारा लैंड ग्रेडियंट स्टीप है, ढलान है, तो वहाँ पे हम इस स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं। और सिस्टम यहाँ पे क्यों नहीं यूजफुल है? जैसे हम बॉर्डर फ्लडिंग करें या फ्री फ्लडिंग करें तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ चला जाएगा, वो यूजफुल नहीं है। तो बचा हमारा यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम ही लैंड ग्रेडियंट स्टीप जहाँ पे हो जाए वहाँ पे यूज करते हैं। और सॉइल हैविंग लो परमेबल एंड हाई परमेबल कौन सा यूज कर रहे थे? यहाँ पे हम चेक फ्लडिंग यूज कर रहे थे। और वाटर टेबल इज लो, बहुत नीचे है, तो स्प्रिंकलर यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं जहाँ पे हमारा ग्रेडियंट स्टीप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, यही हमारा सही हो जाएगा। एक होता है हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया जिसपे हमारा खेती की जाती है, ठीक है। और इस CCA कल्चरेबल कमांड एरिया का कितना एरिया है जो एनुअली पूरे साल इरिगेट किया जाता है, वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए ही सही हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। और ये जो होता है 100% से अधिक भी हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% से अधिक भी हो सकता है। जैसे अगर हम मान लें रबी की फसल है, रबी की फसल अगर इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी की फसल पे अगर 50% है और खरीफ की फसल बोई गई उस पर हमारा 70% है, तो अगर हम एनुअल ईयरली देखें, ईयरली होता है चूँकि, तो रबी प्लस खरीफ, रबी प्लस खरीफ, तो 50 + 70, टोटल हमें पानी की ज़रूरत कितनी पड़ रही है? टोटल पानी की ज़रूरत 120% पड़ रही है। तो यहाँ पे 120% मतलब 100% से अधिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट इज। डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाइड कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेक फ्लडिंग, ड्रिप फ्लडिंग, फ्यूरो फ्लडिंग या स्प्रिंकलर फ्लडिंग? इसको हम बोलते हैं ड्रिप फ्लडिंग। जैसे हमारा कोई एक पौधा है, इसके डायरेक्ट हम रूट जोन में जो होते हैं वाटर को ड्रॉपलेट फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड, ड्रिप मेथड जो इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी भी पूछा तो किसकी होती है? तो ड्रिप मेथड की, क्योंकि इसमें वाटर लॉसेस कम होते हैं और यह डायरेक्टली जो होता है रूट जोन में प्रोवाइड किया जाता है। इसको प्लांट मैक्सिमम यूज़ कर लेता है, परकोलेट नहीं होने पाता है, इवोपरेट मैक्सिमम नहीं होने पाता। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी किसकी होती है? ड्रिप मेथड की होती है। ओके,
और ड्रिप मेथड, इसका एक नाम और है ट्रिकल मेथड। ड्रिप मेथड या इसको एक नाम और जानते हैं ट्रिकल मेथड। ट्रिकलिंग होती है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। इसका एक बेनिफिट और भी है, इसमें पाइप के थ्रू पानी आता है, इसमें हम फर्टिलाइजर जो होते हैं, खाद वगैरह लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली अप्लाइड कर सकते हैं रूट जोन में, जो कि प्लांट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ओके, और मिनिमाइज जो लॉसेस होता है इवेपोरेशन और परकोलेशन के थ्रू, वो भी हमारा कम हो जाता है। और ड्रिप मेथड बेसिकली हम यूज किस फसल के लिए करते हैं? रो क्रॉप, जो हम पंक्ति में बोते हैं, रो क्रॉप के लिए। रो क्रॉप जैसे हम टोमेटो बो दिए, टोमेटो, ग्रेप्स, अंगूर, कार्न, ये सब के लिए। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हो जाए ड्रिप मेथड, रूट जोन में डायरेक्टली ड्रिप या ट्रिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूडेड स्प्रेडिंग ऑफ द एक्सटर्नल मटेरियल ऑन द सॉइल इन इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस इवेपोरेशन? Process include spreading and external material on the soil, increase infiltration and reduce evaporation. इवोपोरेशन हमारा क्या होता है? रिड्यूस होता है। मल्चिंग, पलेवा इरिगेशन या प्लॉइंग या टिलेज, तो ये हमारा होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? इसको ये होता है, इट इज अ प्रोसेस अप्लाइंग आर स्प्रेडिंग मटेरियल टू द सरफेस ऑफ सॉइल। जैसे सॉइल है, सॉइल के सरफेस के ऊपर हम एक मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मटेरियल इट हेल्प कन्वर्सेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, इम्प्रूविंग फर्टिलिटी एंड हेल्थ ऑफ सॉइल, रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ, इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। तो इसके नीचे जो हमारा प्लांट होता है, यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर को जो इवोपरेट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से हम कवर कर दे रहे हैं। रिड्यूस इवोपरेशन और इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है, जो हमारा वीड्स होते हैं, घास या खरपतवार जामते, वो भी नहीं जमने देगा, रिड्यूस करता है, ठीक। और सॉइल की जो हमारी फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाती है। तो ये बेसिकली सॉइल के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये हमारा मल्चिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन, तो मल्चिंग हो जाएगा। यहाँ पे और एक दिया है पलेवा इरिगेशन। पलेवा इरिगेशन बेसिकली होता है, एक होता है पलेवा इरिगेशन, एक कोर इरिगेशन। पहले पलेवा इरिगेशन, जैसे हमारा लैंड है, लैंड को हम प्रिपेयर जब करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए जब हम, हालांकि अगर एकदम सूखा है तो उसको हम जो जुताई कर नहीं सकते, इसलिए पहले उसको हम प्रिपेयर करने के लिए वाटर उसमें हम फिलअप करते हैं। तो उसके बाद हमारी मिट्टी नरम होती है, तब हम जुताई करते हैं, तो हमारी पलेवा इरिगेशन हो जाती है, जो प्रिपेयरिंग फॉर लैंड या फार्म एग्रीकल्चर फील्ड। और प्लाइंग मतलब ये हमारा जुताई है, खेत को ट्रैक्टर के या हल की मदद से जोतना, मिट्टी को उलट पुलट करना ही हमारा जुताई हो गया। बोने से पहले कोई फसल हम पहले जुताई करते हैं, तब बोते हैं। और टिलेज क्या है? टिलेज यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ये एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल एजिजिएशन ऑफ वेरियस टाइप सच एज डिगिंग, स्ट्राइकिंग एंड ओवरटर्निंग। मतलब यहाँ पे हम फील्ड है, यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं, स्ट्राइक करेंगे, ओवरटर्निंग करेंगे, उलट पुलट करेंगे, तो यही हमारा टिलेज हो जाता है, टिलेज। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सही होगा? मल्चिंग, इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन, रिड्यूस इवेपोरेशन, मल्चिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90%, देन इट्स परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। तो यहाँ से हमारा सॉइल का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं NA से, NA इक्वल टू AC, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, ये दिया है। तो यहाँ पे हमारा पोरोसिटी दिया है 50%,
50% पोरोसिटी दिया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 90% दिया। आप जानते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस AC एयर कंटेंट, ये हमारा टोटल 100% होता है, और जिसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना दिया 90%, ये 90% दिया है। तो एयर कंटेंट हमारा हो जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे 10% रखेंगे, तो 10% ये है प्लस 50% ये है, 10% प्लस 50%, या इसको लिख सकते हैं 10/100 50/100। तो ये हो जाएगा 500/100 इंटू 100। तो यहाँ से ये डबल शून्य कट गया, ये 5/100 मतलब 5%, 5% परसेंटेज एयर वाइड्स जो हमारा हो जाएगा 5%। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाए, ऑप्शन वहाँ पे 1 सही हो गया 5%। और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट स्पेस बना ले। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एयर का परसेंटेज एयर वाइड्स NA जिससे हम डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला बेसिकली होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या टोटल वॉल्यूम, ये हमारा होता है परसेंटेज। और एयर कंटेंट की बात करें AC हमारा जो हो जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इन सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इन सॉइल मास, ये हमारा हो जाता है एयर कंटेंट। ओके, और यहाँ पे पोरोसिटी दिया था, पोरोसिटी इक्वल टू होता है VV अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और एक होता है वाइड रेशियो होता है VV/VS, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और रिलेशन और E और V के बीच होता है, N के बीच होता है, E हमारा मैक्सिमम होता है वाइड रेशियो किससे, पोरोसिटी से। E इक्वल टू होता है N अपॉन 1 माइनस N। और अगर हम बात करें N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E होता है। ठीक, यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, परसेंटेज एयर वाइड्स NA अभी निकाल के दिखाए थे 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ए है कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट। क्विक डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, या कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये बेसिकली टाइम हमारा कितना लेता है, 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, मिनिमम टाइम लेता है। ओके, इसमें बेसिकली ये लेबोरेटरी मेथड है, ये लैब में किया जाता है, ये हमारा लेबोरेटरी मेथड लैब में किया जाता है। और इसमें वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इनडायरेक्टली हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे, प्रेशर ऑफ एसिटिलीन गैस फार्म्ड। एक हमारा मॉइस्चर मीटर होता है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड फिल कर देते हैं, इसका फार्मूला CaC2, कैल्शियम कार्बाइड उसमें फिलअप कर देते हैं, प्लस जो हमारा सॉइल सैंपल होता है उसको हम फिलअप कर देते हैं जिसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। जब वो दोनों रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड हमारा वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो एसिटिलीन नामक गैस निकलती है, एसिटिलीन C2H2, एसिटिलीन गैस। ओके, प्लस यहाँ पे CaOH ट्वाइस, जो कि हमारा क्या है, बुझा चूना। तो एसिटिलीन नामक जो हमारी गैस निकलती है ये हमारा रैपिडली निकलती है, जिससे यहाँ पे मॉइस्चर टेस्टर जो होता है वहाँ पे मीटर लगा होता है, डायरेक्टली मेजर कर लेता है C2H2 गैस की मदद से। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड सही हो जाएगा। यहाँ पे और ऑप्शन जो ओवन ड्राई मेथड दिया है, ओवन ड्राई मेथड स्टैंडर्ड, ये भी हमारा लैब मेथड है। ओके, और ये अप्रोक्सीमेटली 24 आवर लेता है और यह एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओवन ड्राइड मेथड हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और यहाँ पे सैंड बाथ मेथड, ये हमारा फील्ड मेथड है, सैंड बाथ मेथड फील्ड मेथड है।
और ये वेरी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, इन सब की अपेक्षा ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। और एक है हमारा एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड हमारा ये भी क्विक मेथड होता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है, ये हमारा अगर ऑर्गेनिक सॉइल है या सॉइल में हमारा कैल्शियम कंपाउंड है तो उस कंडीशन में हम एल्कोहल मेथड यूज नहीं करते। तो हमसे पूछा क्या गया था, क्विक डिटर्मिनेशन के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड 5 to 7 मिनट लेता है, जो कि लैब मेथड है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टफनेस इंडेक्स, जिसको हम IT से डिनोट करते हैं। IT टफनेस इंडेक्स IT इक्वल टू होता है IP अपान IF। IP जो हमारा होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स कंसिस्टेंटी इंडेक्स नहीं, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ओके। और टफनेस की वैल्यू हमारी जो वेरी करती है, टफनेस इंडेक्स की 0 से 3 के बीच वेरी करती है। ओके। जो अगर हमारा टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो किस सॉइल के लिए, ये हमारा जैसे फ्राइएबल सॉइल है, इजीली जो क्रश हो जाए, प्लास्टिक लिमिट भी क्रश हो जाए, उसके लिए हमारा IT की वैल्यू लेस देन 1 होता है। और अगर IT की वैल्यू हमारा लेस या इक्वल ग्रेटर या इक्वल टू 1 और लेस या इक्वल टू 3 या 1 या 3 के बीच में है, तो हमारा किसके लिए होता है, क्लेई सॉइल के लिए। क्लेई सॉइल के लिए हमारा 1 से 3 लेस देन 1 फ्राइएबल सॉइल या इजिली क्रशेबल सॉइल के लिए ये होता है। ओके। और यहाँ पे टर्म यूज किए गए हैं जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। IP क्या होता है, IP होता है हमारा WL माइनस WP। WL माइनस WP मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये हमारा हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC। IC जो होता है, इसमें नीचे हमारा IP होता है, IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स WL माइनस WP, प्लस ऊपर होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट एज लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एज नेचुरल। तो वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल लिमिट अपॉन IP, ये हमारा होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, और एक होता है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स IL से इसको डिनोट करते हैं। इसमें भी हमारा नीचे होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको WL माइनस WP, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। तो याद करने का तरीका, ये लिक्विड लिमिट है तो नीचे पहले लिख लीजिए WL माइनस WP, तो WP इधर, WL माइनस WL यहाँ पे हो जाता है। ओके, इस तरीके। तो पूछा गया था टफनेस इंडेक्स जो कि IT अपन IT इक्वल टू IP अपन IF होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू Atterberg the soil said to be medium plasticity if the plasticity index is Atterberg लिमिट के अनुसार। तो हमारा जो होता है पहले Atterberg लिमिट, इन्होंने एक दिया था प्लास्टिसिटी IP का वैल्यू दिए थे सॉइल के अलग अलग कंडीशन पे, जैसे 0 लेस देन 7, 7 से 17 और 17 से अधिक। ओके। अगर 0 है तो ये हमारा नॉन प्लास्टिक है, 7 से अधिक है तो अगर 7 से कम है, IP की वैल्यू 7 से कम है तो ये लो प्लास्टिक, और 7 से 17 के बीच है मीडियम प्लास्टिक, और 17 से अधिक है तो हाई प्लास्टिक। हमसे पूछा क्या गया है मीडियम प्लास्टिक। मीडियम प्लास्टिक तो 7 से 17, 7 से 17 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे है ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट WL जो दिया है 65%, प्लास्टिक लिमिट WP 30%, श्रिंकेज लिमिट
25% एंड इट हैज़ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 45, लिक्विडिटी इंडेक्स IL की वैल्यू पूछा है। IL की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स अभी बताए थे WL माइनस WP, और यहाँ पे W माइनस WP। ओके, तो यहाँ पे दिए कितना है, मॉइस्चर कंटेंट नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमारा दिया है 45%, माइनस प्लास्टिक लिमिट कितने दिया है 30%, अपान जो लिक्विड लिमिट कितने दिए हैं 65%, माइनस प्लास्टिक 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 45 में 30 गए 15, और 65 में से 30 गया, ये हमारा आ जाता है 35। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.428 नियर अबाउट इतना ऑप्शन आएगा। तो लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1.5 दिया, 1.25, 0.6, तो 0.4 इसके नियर अबाउट कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नन ऑफ दीज। ओके फ्रेंड, तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.9 एंड इट्स पोरोसिटी। तो अभी आपको फार्मूला बताए थे वाइड रेशियो और पोरोसिटी का। तो n इक्वल टू हो जाएगा E अपान 1 प्लस ई। ई की वैल्यू दिया है कितना 0.9 अपान 1 प्लस 0.9। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे 0.9 अपान 1.9, ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन को आ जाएगा 0.4, 19 चौक 76, 19 पचे 55, मतलब 0.4 समथिंग आएगा। अब हम पूरा सॉल्व करके देख लेंगे। 19 चौक पहले पूरा देख लेते हैं, 19 चौक 76, इसको 90 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, एक शून्य फिर आ जाएगा, फिर 19 सत्ते 114, 19 अट्ठे 152, तो 7 टाइम जाएगा। 0.47 ऑप्शन हमारा कोई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना है। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप सिविल अमित ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल अमित, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।